Hello everyone, welcome to Core Academy. This is Ramesh Ranwal, and in the next lecture of function, we'll see actually आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो continuation में how can we check whether the given function is one or many one, onto or into. Previous lecture में हमने ये देखा था कि if we are having graph of that given function, then we can identify, we can check, we can see that the function is one or many one, onto or into. कैसे देखते थे कि अगर ग्राफ ऐसा है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और अगर ग्राफ ऐसा है किसी फंक्शन का, तो हम ये बोलते थे कि इमेजिन अ लाइन विच कट्स द ग्राफ एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, two or more distinct points, then we could say that for these two x1 and x2 we are having the same value of y. It means what? If domain has x1 and x2, then they have same y. It means the function is many to 1. लेकिन अगर ग्राफ ऐसा है तो we cannot draw a single line which cuts the graph at two or more distinct points. तो फंक्शन क्या हो जाता था? 1 हो जाता था. तो ऐसे ऑन टू इंटू में देखे थे. अब देखो ऑन टू इंटू कैसे लिखते थे. मान लो वो जो फंक्शन लगा है ये R2R में है, तो क्या है कि इस ग्राफ की शक्ल देख करके इस पर जितने भी पॉइंट्स हैं दे कवर y टिल हियर. इसके ऊपर का जो y है वो ग्राफ के किसी भी पॉइंट को नहीं जा रहा है या कवर नहीं कर रहा है. इसका मतलब इसकी रेंज जो है यहां तक है, यानी y जो है -∞ से लेकर के यहां तक कवर हो रहा है क्योंकि इसका ग्राफ ऐसा है. तो ये ग्राफिकल मेथड था. इस मेथड की एक प्रॉब्लम थी. क्या प्रॉब्लम थी कि सर अगर ग्राफ नहीं है तो क्या करें, क्योंकि ग्राफ ड्रॉ करना इतना आसान नहीं है. तो फिर मैंने ये बोला था कि आप ये टेंशन ना लो कि आपको ग्राफ ड्रॉ करना नहीं आता है, आप सिर्फ ग्राफ देखना सीखो. तो 3 मेथड हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि हाउ कैन वी चेक वेदर द फंक्शन इज one और many one. मेथड्स to find a function is one or many one. तो पहला मेथड था ग्राफिकल मेथड. दूसरा मेथड NCERT मेथड. तीसरा मेथड है यूजिंग डिफरेंशिएशन. आपने सुना तो है, बस आपको आता नहीं है ज्यादा. आपने 11th में फिजिक्स में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो जब इस पर आएंगे तब इसके बारे में बात करेंगे. तो ये अभी हम समझ गए, अब मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूं, ये मेथड हम समझ तो गए लेकिन हमें इसके लिए ग्राफ की जरूरत है, और ग्राफ ड्रॉ करना अभी हम नहीं सीखेंगे, धीरे धीरे सीख जाएंगे 12th में. लेकिन आप कन्विंस्ड हो कि ग्राफ है तो हम one many one, onto और into का पता लगा सकते हैं. एनसीईआरटी मेथड को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है. उसके बाद में फिर हम थर्ड मेथड को डिस्कस करेंगे. तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक एनसीईआरटी मेथड फॉर इवेल्युएटिंग one और many one functions. NCERT method to evaluate a function or classify a function is one or many one. ठीक है. ये जो मेथड है बच्चों, ये मेथड है तो बहुत सिंपल. इसके जो रेस्ट्रिक्शंस है वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि जब प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कहा था, एक्चुअली प्रीवियस लेक्चर यानी फंक्शन का जो लेक्चर 9 था और अभी जो लेक्चर 10 है इसमें थोड़ा गैप हो गया, तो इसलिए मैं लेक्चर 9 के रेफरेंसेस आपको दे रहा हूं. दीज रेफरेंसेस आर यूजफुल फॉर दिस लेक्चर. तो ग्राफिकल मेथड मैं दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा, 2 बार तो मैं इसी लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं. एनसीईआरटी मेथड क्या है? सबसे पहले जब आपको ये क्लासिफाई करना हो कि फंक्शन one है या many to one है, इसके लिए ये क्लियर करना पड़ेगा कि फंक्शन क्या है. जब आपको फंक्शन दे दिया जाता है फिर आपको ये पता करना पड़ेगा कि कहां से कहां ये फंक्शन लगाया जा रहा है. इतना पता करने के बाद में फिर हम एनसीईआरटी मेथड को अप्लाई करेंगे. एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी ये कहती है कि मान लीजिए फंक्शन आपका a to b डिफाइंड है, ठीक है, और फंक्शन दे देगा. जैसे एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं
r टू r, अभी आपको समझना है, फिर मैं प्रॉपर तरीके से पढ़ाऊंगा, और फंक्शन ऑफ x है x स्क्वायर। तो बिफोर सॉल्विंग एनी क्वेश्चन in which you need to classify, you want to classify the function as one or many one, before doing this you must ensure that what is the domain and what is the codomain। इसके बाद फंक्शन, तो इसकी मैपिंग कैसी हो रही है, 1 1 -1 का 1, 2 का 4, -2 का 4। तो एनसीईआरटी इस बात को अलाउड करती है कि फॉर द गिवन फंक्शन f of -1 is equal to 1, f of 1 1, this implies function is many one। बिल्कुल एनसीईआरटी इसको अलाउ करती है। तो क्या होता है कि जब फंक्शन मेनी वन हो तो आप दो एविडेंस या एक एविडेंस ऐसा ढूंढ लो कि डोमेन में ये दो x थे, x1 x2, या x1 कौन है -1, या x2 कौन है 1, जिनके लिए फंक्शन सेम आउटपुट दे रहा है। इस बात को एनसीईआरटी अलाउ करती है कि आप ना लैंग्वेज की फॉर्म में ऐसे लिख दो और कमेंट कर दो कि फंक्शन वन वन है या मेनी वन है। मेनी वन के केस में ये वाला मेथड बहुत काम का है। एक्चुअली दिस इज नॉट द मेथड विच वी आर गोइंग टू डिस्कस, दिस इज जस्ट अ कॉमन सेंस विच वी कैन यूज व्हाइल सॉल्विंग, व्हाइल क्लासिफाइंग द फंक्शन एज वन वन और मेनी वन। ये आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन ये इजी फंक्शंस के लिए लगेगा। अब एनसीईआरटी मेथड क्या बोलता है, वो ये बोलता है, यानी आप इतना समझ गए कि आप ऐसे कर सकते हो। आई रिपीट, अगर फंक्शन मेनी वन आपको पकड़ में आ गया क्योंकि आप सोचोगे फंक्शन को, तो आपको एक एविडेंस देना है अपनी आंसर कॉपी में, अपनी नोटबुक में, अपनी जो भी आंसर शीट है उसमें, कि भाई इन दो x के लिए, ध्यान से सुनना, कि इन दो x के लिए सेम y आ रहा है, इसके लिए फंक्शन मेनी वन है। अब प्रॉपर मेथड एनसीईआरटी का क्या बोलता है, एनसीईआरटी ये कहता है कि लेट x1, x2 belongs to R। What does it mean? बहुत फील करना बच्चों, अगर फील नहीं कर रहे हो तो मेरे से पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। डोमेन से कोडोमेन में फंक्शन गया, मैं आपको बोल रहा हूं कि एनसीईआरटी ये कहती है कि हम कोई दो इनपुट उठाएंगे, किसमें, डोमेन में R, ठीक है। एंड लेट, यानी अज्यूम कर रहे हैं कि भाई हमने x1 x2 डोमेन में रखे, और हम ये भी अज्यूम कर रहे हैं कि दोनों के लिए आउटपुट सेम है, ठीक है। अब आपका टारगेट क्या है, यानी कि ये जो मेथड है इसमें सबसे पहले लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन, मेथड भी लिख दे रहा हूं मैं, स्टेप्स भी। लेट, दूसरे स्टेप में आपको मानना है कि दोनों के लिए आउटपुट सेम है, यानी जो इनपुट आपने ढूंढे x1 और x2, ये यहां फिगर भी बना देता हूं, ये x1 है ये x2 है, आपने ये माना कि दोनों के लिए सेम आउटपुट है, जो भी आउटपुट है सेम है। तो यहां एक इक्वेशन बनेगी, जैसे यहां क्या बनी, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। सॉल्व द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, जो कि 2 में बनी है। सॉल्व द इक्वेशन 2 एंड गेट टू डिफरेंट x1 एंड x2 if we can find two different x1 x2, then function is many one, if not then function is one one। फील थोड़ी थोड़ी आई होगी, थोड़ी थोड़ी नहीं आई। अभी हम लोग करेंगे, डोमेन से कोडोमेन में फंक्शन गया, फंक्शन हमारे सामने x स्क्वायर, हमने कहा कि यहां x1 और x2 दो हमने लिए, उनके लिए सेम आउटपुट है, ये रहा, इसको सॉल्व करना है, ये अज्यूम करना है। अब आपको, आपका जो काम है वो ये है कि आपको डोमेन में दो डिफरेंट x ढूंढने हैं, जो कि आप ओरली ढूंढ लेते हो इस फंक्शन के लिए, -1 और 1, -2 और 2, -3 और 3, वो आपको ढूंढ करके दिखाना है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन क्यों है, दो वेरिएबल है x1 और x2, उनमें इक्वेशन, उनमें रिलेशन है, तो वन और मोर देन वन वेरिएबल के बीच में जो रिलेशन होता है वही तो इक्वेशन है। तो इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, सर ये हमें x1 और x2 के लिए सॉल्व करना है, तो x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। तो यानी कि दो चीजें आएंगी, या तो x1 इज इक्वल टू x2, और वो जो दो डिफरेंट x1 x2 आप ढूंढ रहे हो उनका सम 0 है। अब इसके लिए तो हमेशा ही ऐसा होगा,
ये तो हमें ढूंढना ही नहीं ना, क्योंकि हम दो डिफरेंट एक्स डोमेन में ढूंढना चाह रहे हैं। तो मैंने क्या कहा कि सॉल्व द इक्वेशन 2 फॉर टू डिफरेंट x1 x2, यानी ये तो जब भी आप ये मेथड लगाओगे ये तो हमेशा आना है, तो इसको हमें नहीं लेना है। तो इसको देखते हुए हम क्या बोल सकते हैं, यस वी कैन सजेस्ट टू डिफरेंट x, कि x1 ले लो -1, x2 ले लो 1, x1 ले लो -2, x2 ले लो 2, x1 ले लो -3, x2 ले लो 3। इसका मतलब इन दिस वे वी कैन सजेस्ट लॉट ऑफ pairs of x1 and x2 satisfying this equation. This implies, अब यहां हम लिखेंगे since there exist two different x1 x2 for which function of x1 is equal to function of x2, ढूंढ के दिखाया ना एग्जामिनर को। This implies function is many one। ठीक है, मुझे नहीं पता बच्चों कितना समझ में आया, बस आपको जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा समझना है। क्या बोला मैंने कि डोमेन में दो x1 x2 अज्यूम करो, क्योंकि पूरी डोमेन में न जाने कितनी वैल्यूज हैं, तो हम लोग कोई दो को टारगेट कर रहे हैं जिनके लिए सेम आउटपुट आ रहा है। तो x1 x2 वो है, उनके लिए फंक्शन ऑफ x1 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2, इक्वेशन को सॉल्व करो। आपका सिर्फ एक ही काम है, ये इक्वेशन बना करके, यानी आपको डोमेन में दो वेरिएबल सोचने हैं x1 x2, उनके लिए इक्वेशन लानी है, फिर कैसे भी करके दो डिफरेंट x1 x2 ढूंढने हैं। नहीं मिले तो डिक्लेयर कर देना कि नहीं ढूंढ सकते, इसलिए फंक्शन 1 1 है। लेकिन आपके कहने से ऐसा नहीं होगा ना कि नहीं ढूंढ सकते, आपको ये भी बताना पड़ेगा कि हम नहीं ढूंढ पा रहे, वाकई में नहीं ढूंढ सकते या पॉसिबल ही नहीं है। देखो सिंस देयर एग्जिस्ट टू डिफरेंट x1 x2, क्योंकि हमने दिखाया है करके। ओके, तो ये एनसीईआरटी का मेथड है, तो ये मैंने आपको स्टेप्स भी लिख दी उसकी। अब हम और क्वेश्चंस भी करते हैं। क्वेश्चन है फंक्शन r to r fx is equal to x square plus 2x plus 3, check it for 1 1 और many 1। अगर इसका ग्राफ सामने आ जाता तो आप फटाक से बता देते whether the function is 1 1 और many 1। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, वही तरीका, फील करो, डोमेन रियल नंबर्स, कोडोमेन रियल नंबर्स। हमने कोई दो इनपुट सोचे, ये सोच करके इसका बेस क्या है कि हम ये मान के चलते हैं कि फंक्शन many 1 है। तो लेट x1, x2 belongs to domain for which function of x1 is equal to function of x2। अब आपका टारगेट क्या है, इक्वेशन मिलेगी, आपको कुछ भी करके दो डिफरेंट एक्स ढूंढ करके लाने हैं। समझ गए ना? अब मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, आपको ये बात समझ लेनी है कि हमें दो, आप इनको a, b भी ले सकते हो, इनको आप p, q भी ले सकते हो, दो इनपुट लेने, उनके लिए आउटपुट सेम करोगे, इक्वेशन को सॉल्व करोगे, और जो दोनों अननोन है x1 x2 या p q, वो दो अलग अलग ढूंढ करके लाओगे। अगर नहीं ला पा रहे हो, यानी डोमेन में दो डिफरेंट एक्स ढूंढने हैं जिनके लिए सेम y है, ये टारगेट है। तो फंक्शन ऑफ x1 क्या हो गया, x1 स्क्वायर प्लस 2x1 प्लस 3, x2 के लिए x2 स्क्वायर प्लस 2x2 प्लस 3। ये एक इक्वेशन बन गई। वेरिएबल कौन है, x1 एंड x2, इसको सॉल्व करना है। तो 3 से 3 कटा, अभी आ गया x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर प्लस 2x1 माइनस 2x2। आप इतने समझदार हो कि आपको इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। तो ये दो वेरिएबल में थी, कैसी इक्वेशन थी, a स्क्वायर प्लस 2a इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस 2b। अगर a और b यूज करते हो, अब आपको ऐसा a और b ढूंढना है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो ढूंढेंगे, फैक्टराइज किया x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2, 2x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। फिर फैक्टराइज किया, x1 माइनस x2 कॉमन लिया, x1 प्लस x2 प्लस 2 इक्वल टू 0। सिंस, क्योंकि ये तो बेवकूफी है ना कि इस सॉल्यूशन को हम कंसीडर करें, ये तो हमेशा आना है, मतलब 1, 1 ये तो हमें लेना ही नहीं था ना। 1 1 के लिए तो सेम आउटपुट आएगा, लेकिन डोमेन में 1 1 दो बार थोड़ी ना होगा।
डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के लिए सेम आउटपुट आना चाहिए। तो ये हर इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे ये हमेशा आना है, तो इसको हमेशा अवॉइड करना है। फिर दूसरे रिलेशन को प्रोसेस करना है x1 प्लस x2 इज इक्वल टू -2, यानी डोमेन R है तो आपको यानी कि क्या हो गया, x1 अगर मैंने 1 रखा तो x2 कितना हो गया -3, x1 अगर 0 रखा तो x2 कितना हो गया -2, x1 अगर 2 रखा तो x2 कितना हो गया -4, x1 अगर -3 हो गया तो x2 कितना हो गया 1। यानी न जाने डोमेन में कितने इनपुट्स का पेयर हम तैयार कर सकते हैं जिनके लिए सेम आउटपुट है, 2 4 सेम आउटपुट है। एग्जामिनर को वाकई में दिखाओ कि हाँ हम दो डिफरेंट एक्स ढूंढ सकते हैं। सो ये एक इक्वेशन है। इट मींस दिस इंप्लाइज, दिस होल डिस्कशन इंप्लाइज, ये जब आप एग्जामिनर को बता दोगे यानी कि देयर एग्जिस्ट, दिस थिंग इंप्लाइज इज देयर एग्जिस्ट टू distinct x1 and x2 in domain of the function for which function of x1 is equal to function of x2. This implies function is many one. आया समझ में? अगला क्वेश्चन करते हैं। ये एनसीईआरटी का मेथड है। इस मेथड के थ्रू हम लोग पता लगा सकते हैं whether the function is 1 1 और many one. नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन r-2 to r function of x is equal to 3x minus 2 upon x minus 2 या 3x minus 1 upon x minus 2। वैसे भी इस फंक्शन के डोमेन में 2 नहीं आना चाहिए था तो हटा दिया। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन है लीनियर बाय लीनियर, एनसीईआरटी के फेवरेट क्वेश्चन है। अब हमें ये चेक करना है कि ये वाला जो फंक्शन है वो 1 1 है या मेनी वन है। चेक करते हैं। वापस से वही प्रोसीजर, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, या तो ग्राफ इसका सामने हो, ग्राफ नहीं है तभी तो दिक्कत है, तभी तो हमें एनसीईआरटी का मेथड पढ़ना पड़ रहा है, तभी हमें कोई दूसरे मेथड्स पढ़ने पड़ रहे हैं। ठीक, चूंकि ग्राफ नहीं है इसलिए मेहनत कर रहे हैं। कैसे करेंगे मेहनत, एनसीईआरटी सिखाती है। इसका डोमेन है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2, को डोमेन है ऑल रियल नंबर्स। हमारा जो काम है वो ये है कि हम दो डिफरेंट एक्स ढूंढ करके दे दें जिनके लिए आउटपुट सेम है। तो लेट, सर आप वेरिएबल या दो डिफरेंट एक्स a, b नहीं लेते हो, क्यों नहीं लेते हो? ले लो भाई, ऐसा कुछ नहीं है। ये लो, डोमेन में दो a और b ले लिए डिफरेंट, बिलोंग्स टू r-2, ये डोमेन है। गिवन दैट a और b कभी इक्वल नहीं करने हैं, क्योंकि दो इक्वल इनपुट्स के लिए तो सेम आउटपुट आना ही, इक्वल लेना ही नहीं है। तीसरी बार बोल रहा हूं, बी केयरफुल। ये पता है मैं इतना क्यों आपको समझा रहा हूं, क्योंकि बच्चों आई हैव द एक्सपीरियंस कि बच्चों को यहां पर फील नहीं आती है। फिर से एक बार रिकॉल कर दूं, आपका काम एक ही है कि आप दो इनपुट उठाओगे। अगर आप ओरली सोच पा रहे हो, मेंटली सोच पा रहे हो कि हाँ इन दो इनपुट के लिए सेम आउटपुट आ रहा है, आप जीत गए। फंक्शन मैंने बने, आपके मार्क्स कोई नहीं काटेगा, एनसीईआरटी इस बात को अलाउ करती है। लेकिन जब 1 1 होता है ना, तब थोड़ी मुसीबत आती है, थोड़ी दिक्कत आती है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि आपको दो डिफरेंट इनपुट डोमेन में लेने हैं, उनके लिए आउटपुट सेम करना है, और एग्जामिनर को ये दिखाना है कि हाँ ऐसे दो इनपुट एग्जिस्ट करते हैं जिनके लिए सेम y है, तो मेनी वन। ये दिखाना है कि ऐसे दो इनपुट एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते जिनके लिए सेम y है, तो बात बन गई। तो उससे क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। यानी कि हमें एग्जामिनर को दिखाना पड़ेगा ये दोनों चीजें, कि दो डिफरेंट इनपुट आप ढूंढ सकते हो कि नहीं ढूंढ सकते जिनके लिए सेम आउटपुट। तो एंड एक और चीज लेट करते हैं कि a और b के लिए इनपुट आउटपुट सेम है। कैसे, कि डोमेन में a और b लिया, हमने क्या कहा कि इनके लिए आउटपुट सेम। फंक्शन ऑफ a क्या होगा, 3a-1 अपॉन a-2। फंक्शन ऑफ b क्या होगा, 3b-1 अपॉन b-2। अब हमारा काम है कि ये जो इक्वेशन बनी है, ये वाली जो इक्वेशन है, ये दो वेरिएबल में है a और b। फिर बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, बच्चों समझ जाना, ठीक है? क्योंकि अगर आप ये समझ गए ना तो मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आएगा आगे। क्या टारगेट है हमारा, दो डिफरेंट a और b ढूंढ करके लाने। या तो ढूंढ दो, या ये एग्जामिनर को ये बोल दो कि नहीं ढूंढ सकते, कोई नहीं ढूंढ सकता, ठीक है? अगर ढूंढ सकते हैं तो मेनी वन, नहीं ढूंढ सकते हैं तो 1 1। अब इस इक्वेशन को सॉल्व किया, 3ab minus 6a minus b plus 2 is equal to 3ab minus a minus 6b plus 2।
3ab से 3ab कटा, +2 से +2 कटा। अब क्या करेंगे, इधर आया -5a इज इक्वल टू, इधर आया -5a, इधर आया -5b। यानी कि इस इक्वेशन को जब सॉल्व किया तो हमारे यहाँ पास यही लगा। यानी कि अगर आप ऐसा करते हो, फील करो, अगर आप ऐसा करते हो कि 2 डिस्टिंक्ट ए और बी के लिए सेम आउटपुट है तो यहां पर नहीं चलेगा, चल ही नहीं सकता। अगर ऐसा करना है तो ये तभी पॉसिबल है जब a इक्वल टू बी। देयर इज ओनली वन केस हियर, और ये तो हर इक्वेशन में आना है, हर 2 वेरिएबल्स के लिए आना है इस फंक्शन के लिए कि a इक्वल टू बी, तो हर फंक्शन के लिए आएगा, कोई दूसरा रिलेशन नहीं है। सिंस दिस इंप्लाइज देयर डू नॉट एग्जिस्ट 2 different a and b in domain for which function of a is equal to function of b, this shows that function a is 1 1। यानी बच्चों ऐसे हवा में नहीं बोला है कि ये 1 1 है, वजह बताई है कि नहीं ढूंढ सकते हैं, 2 इनपुट है ही नहीं। तो मैंने बहुत जोर देकर के आपको समझाया है, ये एनसीईआरटी का मेथड है और ये बहुत अच्छा मेथड है, लेकिन इसके रेस्ट्रिक्शंस क्या हैं आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी आप एनसीईआरटी लेवल और बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस आराम से कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और ऐसा क्वेश्चन देता हूं मैं। फंक्शन डिफाइंड है 3 to infinity से लेकर के r में, फंक्शन ऑफ x है x² - 6x +10, ठीक है। ओके, चेक दिस फंक्शन, चेक इट 4 1 1 और many 1। मैंने आपको जो ग्राफिंग कैलकुलेटर सजेस्ट किया था लास्ट लेक्चर में, आई होप आपने डाउनलोड किया होगा, इंस्टॉल किया होगा। अगर आप उसमें डोमेन सेट कर दो 3 to infinity और इनपुट ये डाल दो, फिर उसका ग्राफ देखो, या R to R के लिए ये ग्राफ आप ड्रॉ कर दो और ग्राफ देखो, ग्राफ देख करके भी आपको 1 1 many 1 चेक करना आना चाहिए, आगे बहुत काम आएगा। तो आप फटाक से बता दोगे बिना पेन चलाए कि फंक्शन 1 1 है या many 1 है। लेकिन जब ग्राफ नहीं बना सकते हो तब उस केस में हम लोग एनसीईआरटी का एक मेथड पढ़ रहे हैं, दैट हाउ कैन वी स्टेट बाय यूजिंग दैट मेथड वेदर द फंक्शन इज 1 1 और many 1। वही तरीका, let x1, x2 belongs to 3 to infinity, and एक और चीज लेट करेंगे, अज्यूम करेंगे फंक्शन ऑफ x1 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2। आप वेरिएबल्स a, b लेकर के भी कर सकते हो, लेकिन मेरी आदत a, x1 और x2 लेकर के करने की है। एनसीईआरटी में भी वैसे ही किया हुआ है और ये चला आ रहा है सालों से। जब मैं पढ़ता था 12th में तब भी यही मेथड था, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x1² - 6x1 + 10 इज इक्वल टू x2² - 6x2 + 10। इक्वेशन को सॉल्व किया, 2 वेरिएबल है, x1² - x2² - 6x1 + 6x2 इज इक्वल टू 0। x1 - x2, ये तो हमेशा टपकना ही है बच्चों, x1 - x2, x1 + x2 - 6 कॉमन लिया, x1 - x2 इज इक्वल टू 0। x1 - x2 कॉमन लिया, दूसरा रिलेशन आया, और बड़ी खुशी होती है बच्चों की कि अरे वाह, यहां से सिंस हमें जो 2 x1 x2 ढूंढने हैं वो दोनों बराबर नहीं है, दिस इंप्लाइज हम इसी इक्वेशन को पकड़ेंगे। अब इस इक्वेशन को यूज करके अगर आप 2 डिफरेंट x अज्यूम करवा दो एग्जामिनर को, या बता दो कि हाँ एग्जिस्ट करते हैं तो many 1, और ये बता दो कि नहीं करते हैं, इस वजह से नहीं करते हैं, तो 1 1। सिंस, अब देखो बच्चों, क्या 3 to infinity में, कॉमन सेंस का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, क्या 3 to infinity में क्या कोई ऐसे 2 इनपुट हैं जिनका सम 6 हो? अगर 3 से इंफिनिटी में क्या कोई ऐसे 2 नंबर हैं जिनका सम 6 हो? मिनिमम 3 भी पकड़ूंगा तो भी 3 + 3 करना पड़ेगा, तब जाके 6 आएगा। यानी कि सर यही बस पॉसिबल है, और ये हम दोनों को इक्वल ले नहीं सकते। तो अगर इसको 3.1 ले लिया तो इसको क्या लेना पड़ेगा, 2.9 लेना पड़ेगा। 3 से बड़ा ले लिया, या फिर ऐसा सोचो कि इफ
x1 is greater than 3, this implies x2 is lesser than 3, तभी तो सम 6 बैठेगा। तो वो x2 अगर x1 ढूंढ लिया, 4 ढूंढ लिया, तो 2 आपको उस डोमेन में नहीं मिलेगा, 2 इधर रह गया। तो यानी बच्चों दिस इंप्लाइज, ये एक छोटी सी बात लिखी, ये ना लिखी तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, बाय ऑब्जर्विंग दिस इक्वेशन वी कैन से दैट दिस इंप्लाइज टू डिफरेंट x1 x2 do not exist for which x1 plus x2 is equal to 6 in 0 to 3। इसका मतलब फंक्शन इज 1 1। अगर यही फंक्शन R2 R में होता तो क्या हो जाता, 2 और 4 मिल जाते हैं, 3 और 3 तो ले ही नहीं सकते थे, 5 1 मिल जाता, -6 0 मिल जाता, सॉरी 0 6 मिल जाता, 1 5 मिल जाता, 10 -4 मिल जाता, 20 -14 मिल जाता। आ रहा है समझ में? लेकिन सर हम लोग रेस्ट्रिक्टेड हैं, तो क्या हो गया, फंक्शन 1 1। ध्यान से समझना है यहाँ पर, इसको तो मुझे लेना ही नहीं था, ये तो कभी इक्वेशन का पार्ट ही नहीं है, क्योंकि ये तो हर इक्वेशन में मिलेगा। जो दूसरा रिलेशन है, इससे हम लोग उम्मीद जगाते हैं कि हाँ क्या पता इससे 2 डिफरेंट x1 x2 मिल जाएं, हमें नहीं मिले, तो एग्जामिनर को दिखाना है कि नहीं मिले, नहीं ढूंढ सकते, रीजन ये है, दैट मीन्स फंक्शन इज 1 1। अगर 2 डिफरेंट x ढूंढ लेते डोमेन में तो फंक्शन मेनी वन हो जाता, नहीं ढूंढ पा रहे तो फंक्शन 1 1 है। आया समझ में? तो इन दिस वे वी कैन चेक दैट द फंक्शन इज 1 1 और मेनी वन। तो यानी बच्चों अब आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से एनसीईआरटी के मेथड से हम लोग 1 1 और मेनी वन का अंदाजा लगा सकते हैं, नॉट अंदाजा, वी कैन स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 और मेनी वन। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, अच्छा सा क्वेश्चन। फंक्शन है R2R, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू sin x, चेक इट फॉर 1 1 और मेनी वन। इसको चेक करते हैं, ठीक है, इसको चेक करते हैं। तो यहां पर हमें यह बताना है कि ये जो फंक्शन है जो कि R से R में डिफाइंड है, क्या ये 1 1 है या फिर क्या ये मेनी वन है। वही तरीका, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R। देखो वो वाला तरीका था, जो बच्चा जरा सा भी इंटेलिजेंट है वो क्या बोलेगा, साइन 0 भी 0 आता है, साइन पाई भी 0 आता है, तो 0 और पाई डोमेन में ढूंढ लिए जिसके लिए आउटपुट 0 है, फंक्शन इज मेनी वन। एनसीईआरटी इस बात को नोट कर दिया, ठीक है, तो ये झगड़ा ही खत्म हो गया। लेकिन आपको जबरदस्ती x1 x2 से करना है तो कैसे करेंगे। लेट, सॉल्यूशन की बात हो रही है, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R, 2 इनपुट उठाए, एंड फंक्शन ऑफ x1 यानी दोनों का आउटपुट सेम है, दैट मींस sin x1 इज इक्वल टू sin x2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, sin y इज इक्वल टू sin x, sin a इक्वल टू sin b, तो क्या हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू n पाई, याद आया, प्लस -1 टू द पावर n x2। अगर आप भूल गए हो तो ये sin थीटा इक्वल टू sin फाई, तो x1 x2 इस रिलेशन से बंधे हुए हैं, यानी 2 डिफरेंट x एग्जिस्ट करते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 वेरिएबल है, इनको ढूंढना है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। sin x1 माइनस sin x2 इज इक्वल टू 0, sin c माइनस sin d, तो 2 cos c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2। इसका मतलब ये हुआ कि या तो x1 x2 ऐसे हो जिनके लिए cos x1 प्लस x2 बाई 2 0 हो, या x1 x2 ऐसे हो जिनके लिए sin x1 माइनस x2 बाई 2 0 हो। इसका मतलब x1 प्लस x2 बाई 2 क्या क्या हो सकता है, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, क्योंकि cos में कौन कौन 0 होता है, ये सब रिलेटेड। तो यानी बच्चों x1 प्लस x2 क्या क्या हो, पाई हो, 3 पाई हो, 5 पाई हो, और R में तो 2 ऐसे x1 x2 ढूंढ ही सकते हैं, जैसे x1 ले लिया 2 पाई बाई 3, x2 ले लिया पाई बाई 3, दोनों का सम पाई,
न जाने कितने सॉल्यूशन। तो हम ये देखेंगे कि 2π/3 और π/3 के लिए सेम आउटपुट आएगा। आया समझ में? दिस मीन्स, अभी तो और भी है, इसको तो मैं सॉल्व भी नहीं कर रहा, इससे भी मिलेगा। दिस मीन्स फंक्शन इज मेनी वन। तो एक तो है बच्चों की चीज हमें पहले ही समझ में आ गई, क्वेश्चन का आंसर भी हमें मिल गया, लेकिन फिर भी जबरदस्ती लिखना चाह रहे हैं, ये वो है। इससे अच्छा था कि आप डायरेक्टली दो एविडेंस दे देते कि 0 डिग्री के लिए और पाई रेडियन के लिए साइन 0 आ रहा है, इसका मतलब दो इनपुट हैं जिनके लिए वाई सेम आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन मेनी वन है। ठीक है, तो ये था हाउ टू चेक वेदर द गिवन फंक्शन इज वन वन और मेनी वन यूजिंग एनसीईआरटी मेथड। अब आप आराम से जो क्लासिफिकेशन वाली एक्सरसाइज है उसको आप पूरा कर सकते हो, वन वन मेनी वन वाला। तो ऑन टू इनटू का झगड़ा तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि रेंज निकालो और ऑन टू इनटू को स्टेट करो। तो अब हम ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिनमें ऑन टू इनटू की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि आप एनसीईआरटी तो आज कर ही पाओगे। अभी मैं आगे और भी पढ़ाऊंगा, उसमें मैं आपको कुछ लेवल के क्वेश्चंस यानी कुछ डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी गई है, दे आर नॉट डिफिकल्ट, बस थोड़ा सा प्रोसीजर उनका डिफिकल्ट है। ये ऐसे बोलो कि थोड़ी मेहनत ज्यादा लगती है। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी के बेसिक लेवल के जो क्वेश्चंस हैं उनको कैसे सॉल्व करना है। तो वन वन मेनी वन का फैसला ऐसे होगा, ऑन टू इनटू का फैसला कैसे होगा, थ्रू रेंज। ठीक है, अब हम लोग चेक करते हैं कि टू फाइंड अ फंक्शन इज ऑन टू और इनटू, टू क्लासीफाई अ फंक्शन इज ऑन टू और इनटू, ये हमारा काम है। ये बहुत आसान है। इसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या मेथड है? मेथड है फाइंड रेंज ऑफ द फंक्शन, फाइंड रेंज ऑफ द फंक्शन, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। फाइंड रेंज ऑफ द फंक्शन एंड कंपेयर इट विद कोडोमेन। रेंज यानी जो आउटपुट्स हैं उनके कलेक्शन को कंपेयर करना है, किससे? कोडोमेन से। इफ रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, फंक्शन इज ऑन टू, मतलब सर्जेक्टिव। वन वन को क्या बोलते थे, याद है कि नहीं? वीडियो पॉज करके सोचो, क्या बोलते हैं वन वन को? इंजेक्टिव। मैनी वन को नॉट इंजेक्टिव। ऑन टू को सर्जेक्टिव, और जो ऑन टू नहीं है उसको नॉट सर्जेक्टिव। एंड इफ नॉट देन फंक्शन इज नॉट। तो क्या होगा, आउटपुट्स होंगे तो कोडोमेन में, अगर आउटपुट्स कोडोमेन में नहीं है तो फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है, फर्जी है वो फंक्शन। तो अगर पूरा ढक लिया रेंज ने कोडोमेन को तो ऑन टू, और रेंज नहीं ढक पाई, यानी कि अगर रेंज सबसेट है कोडोमेन का, देन f is into means not surjective। अब मैं आपको वही प्रॉब्लम्स करवाऊंगा जो प्रॉब्लम हमने वन वन और मेनी वन के केस में एनसीईआरटी मेथड से सॉल्व की थी। तो जो क्वेश्चंस हमने वन वन और मेनी वन के केस में किए थे उन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा लेते हैं, और उसके पहले एक छोटी सी चीज हम लोग पढ़ लेते हैं कि बाइजेक्टिव फंक्शंस क्या होते हैं। बाइजेक्टिव फंक्शन, इफ अ फंक्शन इज वन वन एंड ऑन टू मीन्स इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव। तो क्या हो गया, दो एडजेक्टिव लग गए जिस फंक्शन के, तो वो हो गया देन फंक्शन इज बाइजेक्टिव। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि शो दैट, जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, शो दैट चेकिंग अ फंक्शन फॉर बाइजेक्टिव। अब जो वन वन तो मैंने आपको चेक करवाया ना, वन वन और मेनी वन, अभी हम लोग ऑन टू और इनटू चेक करके उसको बाइजेक्टिव है या नहीं है इस कैटेगरी में रखेंगे। एग्जाम्पल, फंक्शन है R2R f of x इज इक्वल टू sin x। ठीक है,
या अभी हम लोग ऑन टू इंटू देख लेते हैं। ऑन टू इंटू, ये वाला एग्जाम्पल मैंने पहले भी लिया था। ऑन टू इंटू का फैसला कैसे करते हैं? एक ही तरीका है, हम लोग रेंज निकालते हैं, फिर रेंज को कंपेयर करते हैं किससे? कोडोमेन से। तो यहां पर फंक्शन है sin x। दुनिया को पता है कि रेंज ऑफ द फंक्शन -1 से 1, कोई भी इनपुट डालो साइड में, आउटपुट हमेशा -1 से 1 आता है। हियर रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। फील लो कि फंक्शन ने जो आउटपुट्स प्रोजेक्ट किए हैं वो आउटपुट्स इतने हैं और कोडोमेन इतना है, तो पूरा ऑन टू नहीं हुआ। दैट मीन्स फंक्शन इज इनवर्टेड। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। मैंने जितने भी एग्जांपल्स प्रीवियस में कराए हैं अभी इसी लेक्चर में, उन्हीं को मैं डिस्कस कर रहा हूं। फंक्शन ऑफ R2R f of x equals to x square, हमें रेंज निकालना है। फंक्शन क्या है? y equal to x square। रेंज निकालने के लिए गेट x in terms of y। y क्या होना चाहिए? ये y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तभी तो x डिफाइन होगा। दिस शोज दैट रेंज क्या आ गई फंक्शन की? 0 to infinity। ये सब बिना नौटंकी किए भी आप बता सकते थे कि दुनिया का कोई भी इनपुट हो उसका स्क्वायर, कोई भी रियल इनपुट हो उसका स्क्वायर हमेशा 0 to infinity रहता है। तो ये क्या है? रेंज व्हिच इज नॉट इक्वल टू r। दिस मींस फंक्शन इज इनटू। फंक्शन ने जो आउटपुट्स फेंके वो कोडोमेन को कवर नहीं कर पाए, इतने से ही रह गए। कोडोमेन इतना था तो फंक्शन क्या हो गया? इनटू हो गया। और देखो फंक्शन R2R या R-2 to R f of x is equal to 3x minus 1 upon x minus 2। ऐसा भी हमने कोई क्वेश्चन किया था 1 1 और many 1 के केस में। तो 1 1 और many 1 का फैसला तो आप कर सकते हो। अब ऑन टू इंटू का करना है, तो रेंज निकालना है। फंक्शन है 3x minus 1 upon x minus 2। To get the range of the function, we get x in terms of y. So it is x y minus 2y, 3x minus 1. We are interested in x. So collect all the terms of x on LHS and other terms on RHS. Y minus 3 is equal to 2y minus 1. Get x in terms of y. It is 2y minus 1 upon y minus 3. अगर आपको पता हो बच्चों, मैंने एक शॉर्टकट बताया था, इसकी रेंज क्या होगी? r माइनस 3/1। और आपको टास्क भी दिया था, ठीक है, जब आपको डोमेन रेंज मैंने पढ़ाए थे। तो रेंज क्या आई? देखो x कब डिफाइन होगा? y की वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए? y must not be equal to 3। so y is equal to या y belongs to all real numbers except 3। but what is the range? Sorry, it is the range but codomain is r। this means range is not equal to codomain। क्यों? रेंज में जो भी आउटपुट आ रहे हैं 3 को छोड़कर के सब आ रहे हैं, सारे रियल नंबर्स, और कोडोमेन में 3 भी है। दिस मींस फंक्शन इज इनटू। देखो क्वेश्चन इंटरेस्टिंग कैसे बन जाता है। मान लो मैं आपको बोलूं कि फंक्शन है R2S f of x is equal to x square plus 1 is on to find largest possible s। क्वेश्चन को फील करो, क्या कहना चाहता है क्वेश्चन? फंक्शन ऑन टू है, ऑन टू मतलब रेंज इक्वल टू कोडोमेन। तो बच्चों ये s जो है, अगर फंक्शन ऑन टू है तो ये s किसके बराबर होना चाहिए? रेंज ऑफ द फंक्शन के बराबर। फील इट। R से S में गया, S कोडोमेन है, ऑन टू करना है मतलब कोडोमेन ही रेंज होना चाहिए। मतलब S आपसे पूछा है तो S क्या है? रेंज। तो फंक्शन की रेंज क्या है? तो फंक्शन की रेंज निकाल लो। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 1, x इज इक्वल टू रूट ओवर y माइनस 1। जो भी इनपुट डिफाइन होगा वो तभी होगा जब y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मींस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो y बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी। यानी बच्चों s क्या होना चाहिए? s होना चाहिए 1 टू इंफिनिटी। अगर 1 टू इंफिनिटी में डिफाइन किया फंक्शन ये वाला, तो क्या हो जाएगा? फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। और अगर R2R में हुआ तो इनटू हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये बहुत आसान हो जाएगा अगर आप इस चीज को फील कर लो कि ऑन टू इनटू का फैसला कैसे करते हैं।
रेंज से बहुत आसान है, और वन वन मेनी वन का फैसला कैसे करना। ठीक है, जैसे मान लो एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। जैसे बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा गया है, शो दैट फंक्शन r minus 3 to r minus half fx is equal to x minus 3 to x minus 6 x plus 1। ठीक है, मुझे पता था क्योंकि लीनियर बाय लीनियर का डोमेन मुझे निकालना आता है, और रेंज क्या है a by b 1/2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इज बाइसेक्टिव। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए हैं। कब पूछा गया तो मुझे नहीं पता, आपको प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे इस वीडियो के साथ में, या मैंने आपको बोला कोचिंग का मटेरियल अब आप इश्यू कराने लग जाओ, विल गेट ऑल द क्वेश्चंस, बोर्ड प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर जेईई मेन क्वेश्चंस, और उनको लगाते रहो और एक्सपर्ट बनते रहो, अच्छे से टेस्ट दो, सारी चीजें अच्छे से आती रहेंगी। ठीक है, अब वन वन और मेनी वन के लिए, यानी कि पहले सबसे पहले, क्योंकि कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव कब होता है, जब उस फंक्शन से दो जेक्टिव एसोसिएटेड हो, यानी इंजेक्टिव भी हो और सरजेक्टिव भी हो। तो पहले चेक फॉर वन वन मेनी वन। अब आपको तरीका रटा हुआ है, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू r माइनस 3 एंड दोनों के लिए आउटपुट हम लोग सेम लेकर के चलते हैं। ये क्वेश्चन आपने किया हुआ है, मैं भी बेवजह ही टाइम पास कर रहा हूं, तो जिनको समझ में आ जाए वो स्किप कर दें, क्योंकि जिनको समझ आ गया कि हाँ ये वन वन या मेनी वन कैसे चेक करेंगे, ऑन टू एंड टू कैसे चेक करेंगे, तो स्किप दिस क्वेश्चन। जिनको, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, पहले आपको क्या बताया था, वन वन और मेनी वन को अलग पढ़ाया, ऑन टू इंटू को अलग पढ़ाया। अभी मैं आपको कंबाइंड फॉर्म में पढ़ाता हूं कि अगर मान लो कोई क्वेश्चन आपको चेक करने के लिए कहा जाए, कोई फंक्शन आपको चेक करने के लिए कहा जाए वेदर इट इज बाइजेक्टिव और नॉट, तो आपको पहले उसके लिए वन वन मेनी वन चेक करना पड़ेगा, फिर ऑन टू x2 plus 1 upon 2x2 minus 6 2x1 x2 minus 6x1 plus 2x2 minus 6 is equal to 2x1 x2 plus 2x1 minus 6x2 minus 6 माइनस 6 से माइनस 6 गया, 2x1 x2 से 2x1 x2 गया। अब ये आ गया माइनस का 8x1 इज इक्वल टू माइनस का 8x2। ये तभी पॉसिबल है जब ऐसा हो, x1 x2 के बीच में कोई दूसरा रिलेशन या इक्वेशन मिली ही नहीं, यानी ये तभी पॉसिबल है जब ऐसा हो। दिस शोज दैट फंक्शन इज 1 1 बिकॉज वी कैन नॉट फाइंड टू डिफरेंट x satisfying this relationship, that's why function is 1 1। कैसे ढूंढोगे, और कोई रिलेशनशिप है ही नहीं। ऑन टू इंटू के लिए रेंज निकाल लो, फंक्शन की रेंज की क्या आ जाएगी, r माइनस हाफ विच इज इक्वल टू कोडोमेन। दिस इंप्लाइज, क्योंकि बच्चों फेंके हुए जो आउटपुट्स हैं वो कोडोमेन को कवर कर रहे हैं कंप्लीटली, सो फंक्शन इज ऑन टू। दिस इंप्लाइज फंक्शन इज बाइजेक्टिव। ऐसे और भी क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे, उन सबको सॉल्व करना। तो होमवर्क है आपका, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा। एनसीईआरटी का जो चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें रिलेशन के बाद में जब फंक्शन चालू होता है तो फंक्शन में एक एक्सरसाइज कंप्लीट वन वन मेनी वन ऑन टू इंटू चेक करने के लिए ही है, यानी फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं है, ऑन टू है, इंटू है, वन वन है, मेनी वन है, यही सारे क्वेश्चन हैं, उन सबको सॉल्व करना। अब बात आती है ये जो वन वन और मेनी वन, ऑन टू और इंटू की जो नौटंकी है, ये डिफिकल्ट हो जाए तो क्या करें। ठीक है, यानी हाउ टू डील गुड क्वेश्चंस या डिफिकल्ट क्वेश्चंस इन how to deal good questions of JEE Main
और एडवांस। ये प्रॉब्लम है। अब आपको यहां पर दो चीजें समझनी है। सर बात तो वही है कि जो फंक्शन हमें दिया जाए उसके लिए हमें इंजेक्टिविटी चेक करनी है कि वो 1 है या मैनी 1 है, और उसकी सब्जेक्टिविटी यानी ऑन टू है या इनटू है, ये चेक करना है। ठीक है, तो डील करने में क्या मुसीबत है? एनसीईआरटी का मेथड काम नहीं करेगा क्या? और नहीं करेगा तो कोई दूसरा मेथड, तीसरा मेथड आप बताओ। तो मैं पहले तो आपको दिखाता हूं कि हम क्या करने जा रहे हैं, फिर जब आपको पता लग जाएगा कि हम क्या करने जा रहे हैं तो फिर हम वो चीज सीखेंगे जो हम सीखना चाह रहे हैं। आपको याद होगा लेक्चर 9 में मैंने आपको कुछ 6 से 7 प्रॉब्लम्स ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करवाई थी। उस समय मैंने आपको ये कहा था कि आप मेथड ओरिएंटेड ना हो, सिर्फ ग्राफ देखें और क्वेश्चन को सॉल्व करें। उनमें से एक प्रॉब्लम मैं लेता हूं। जैसे मान लो मैं प्रॉब्लम लिख करके लाया हूं बच्चों, वो जो मैंने डिस्कस की थी। जैसे ये एक प्रॉब्लम है, फंक्शन R2R f of x is equal to 2x plus sin x. Check its bijectivity. Check its bijectivity. या ऐसा भी हो सकता था कि check this function for 1 1 many 1 और and into और onto, मतलब दोनों पर कमेंट करना है, दोनों टाइप का क्लासिफिकेशन करना है कि 1 1 many 1 में से क्या है और onto into में से क्या है। तो आप क्या करोगे? जब 1 1 many 1 के लिए चेक करोगे तो 2x1 plus sin x1, 2x2 plus sin x2। आपका दिमाग खराब हो जाएगा बच्चों, आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, अटक गए ना। और एग्जांपल आपको याद दिलाता हूं। जैसे मान लो फंक्शन हो -π/2 to π/2 to r फंक्शन ऑफ x log sec x plus tan x होल क्यूब। अब जैसे आप इसकी इंजेक्टिविटी चेक करोगे क्या बोलोगे कि फंक्शन ऑफ x1 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2। आपका फिर दिमाग सटक जाएगा कि log इसका क्यूब x1 समझ रहे हो? दूसरा कोई फंक्शन हो, तीसरा कोई फंक्शन हो, तो बच्चों x1 x2 की अप्रोच से ठीक है 70-80% प्रॉब्लम्स में हम बता सकते हैं कि फंक्शन 1 1 है या मैनी 1 है, लेकिन वो हमेशा काम नहीं कर पाएगी। आपने देखा भी सही, एक बार आप करके भी देखना, परेशान हो जाओगे। तो कैसे करें? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं थर्ड मेथड फॉर इंजेक्टिविटी। थर्ड मेथड फॉर इंजेक्टिविटी विच इज यूजिंग डिफरेंशिएशन। यानी अगर हमें 1 1 और मैनी 1 का फैसला करना है तो डिफरेंशिएशन की मदद से हम ऐसा कर सकते हैं। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, फिर आपको मैं याद दिला दूं। हम लोग अच्छी प्रॉब्लम्स जब मिलेंगी 1 1 मैनी 1 ऑन टू इनटू से एसोसिएटेड, बार बार मुझे बोलना पड़ता है, क्लासिफिकेशन करना हो, हमें किसी फंक्शन को क्लासिफाई करना हो और अच्छी प्रॉब्लम्स मिलेंगी, तो एनसीईआरटी का मेथड 1 1 मैनी 1 के केस में काम नहीं करता है। कभी कभी ऑन टू इनटू में भी हम लोग फेल हो जाते हैं, रेंज नहीं निकाल पाते हैं। कई ऐसे फंक्शन है जैसे इसकी रेंज आप नहीं निकाल पाओगे। करके देखना, वीडियो पोस्ट करके इसकी रेंज निकालने की कोशिश करना, यू वुड बी अनेबल टू फाइंड द रेंज यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड। तो मुद्दे की बात यह है कि अच्छे क्वेश्चंस को कैसे डील किया जाए। तो अभी हम इसको ऐसे समझते हैं कि इंजेक्टिविटी को पहले समझते हैं, फिर ऑन टू इनटू। तो थर्ड मेथड फॉर इंजेक्टिविटी में ऐसा बोल लो कि सब्जेक्टिविटी भी इसमें आ जाएगी यूजिंग डिफरेंशिएशन। ये थर्ड मेथड। पहला मेथड ग्राफिकल मेथड, दूसरा मेथड एनसीईआरटी मेथड, थर्ड मेथड डिफरेंशिएशन। और ऑन टू इनटू में आप यही लेकर के चलेंगे कि सर रेंज निकालो और कोडोमेन से कंपेयर करो। तो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है, अब इसको आप ध्यान से समझना, मुश्किल से 5 से 7 मिनट आपको लगेंगे। उसके बाद में यू वुड बी एबल टू सॉल्व गुड क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन।
क्या समझाना चाह रहे हो सर? वैसे ही इतना सारा हमने समझ लिया। ये लेक्चर आपका बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आपको टाइम लगेगा, क्योंकि आई थिंक जो भी एक डेढ़ घंटे की जो भी लेक्चर होगा तो आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम देना बच्चों। उसके बाद में जो होमवर्क आपको दिया जाए वो भी प्रॉपर तरीके से करना। तो हम लोग ये समझ रहे हैं कि क्या पढ़ रहे हैं इसमें, सर ऐसा क्या है थर्ड मेथड। देखो, ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, इट विल बी डिस्कस्ड इन द चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जो कि जब आप डिफरेंशिएशन पढ़ लेते हो, मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन, उसके बाद में आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो आप आगे की बात जैसे ही मैंने अभी छेड़ी तो नेगेटिव मत होना, ये मत सोचना कि सर आगे को आगे पढ़ेंगे, आप अभी ही समझते हुए चलना। जो नहीं समझ पा रहे हैं तो एनसीईआरटी लेवल का 1-1 मैनी 1 ऑन-टू इनटू का क्लासिफिकेशन तो मैं आपको कंप्लीटली पढ़ा चुका हूं। एक भी क्वेश्चन में आप नहीं अटकोगे एनसीईआरटी के में और बोर्ड के में, जो कि आपको तंग करे। जो अब तक पढ़ा है टिल नाउ, इट इज इनफ टू गेट द नॉलेज फॉर सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चंस आस्क्ड इन एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर बोर्ड्स। तो हम अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख रहे हैं। तीसरी बार बोल रहा हूं, कॉन्सेप्ट क्या है, हमें एक छोटी सी चीज सीखनी है। क्या सर? जल्दी बताओ, बहुत टाइम पास करते हो। तो लिख देता हूं बच्चों, मोनोटोनिसिटी ऑफ अ फंक्शन। दिमाग खराब हो गया थोड़ा सा, नया वर्ड सुनो। तो फंक्शन आप समझते हो, y और x के बीच के रिलेशनशिप। इसको हम लोग, इसकी मोनोटोनिसिटी का मतलब होता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। मैं चाहता तो बच्चों आपको ट्रिक भी बता सकता था, लेकिन ट्रिक काम नहीं करती हमेशा। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, 5 से 7 मिनट बोलो ना, जरा सी मेहनत लगेगी। इंक्रीजिंग मतलब बढ़ता हुआ, डिक्रीजिंग मतलब घटता हुआ, कम होता हुआ। तो किसी फंक्शन के बारे में ये पता करना कि वो कब इंक्रीजिंग है कब डिक्रीजिंग है। अब ये भी आपको बात परेशान करेगी। देखो, मान लीजिए एक फंक्शन का ग्राफ ऐसा है, इस एक्स पर ये y आया, इस एक्स पर ये y आया, इस पर ये आया, इस पर ये आया, इस पर ये आया, एंड सो ऑन। तो देखो, x बढ़ा रहे हो तो आउटपुट भी तो बढ़ रहा है, ये फंक्शन क्या हो गया? इंक्रीजिंग। यानी कि अगर इफ x is increased then y also increases, function is increasing. Decreasing function क्या होगा? मान लीजिए कोई फंक्शन ऐसा है, किसी का ग्राफ ऐसा है, तो देखो इस x के लिए ये y, इस x के लिए ये x तो हम लगातार बढ़ा रहे हैं। जब भी हम ग्राफ देखेंगे किसके लिए, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए, हम x को हमेशा बढ़ता हुआ देखेंगे। तो as x increases output decreases, तो क्या हो गया? घटता हुआ। as x increases y decreases, ऐसा फंक्शन हो जाएगा डिक्रीजिंग। तो इस चीज का पता कैसे लगाते हैं ये समझ रहे हैं। तो देखो, अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो चेंज इन x पॉजिटिव और चेंज इन y पॉजिटिव। क्यों? x आप 1 2 3 4 कर रहे हो तो y भी तो 10 11 12 13 आ रहा है। तो अगर चेंज इन x 1 से 2 गए तो चेंज इन x पॉजिटिव, तो y भी तो 11 से 12 हुआ, तो चेंज इन y इज आल्सो पॉजिटिव। दैट मींस dy by dx पॉजिटिव। थोड़ा सा दिमाग खराब होगा कुछ बच्चों का, लेकिन पता है उन्हीं बच्चों का दिमाग खराब होगा जिनको डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत भी नहीं आता। अब बच्चों, मैं तो अभी डिफरेंशिएशन सिखाऊंगा नहीं, मेरी मजबूरी है। 11th में आप थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, और ये सेक्शन हम लोग बियॉन्ड एनसीईआरटी आ चुके हैं, रिमेंबर। तो जो लोग सिर्फ एनसीईआरटी ओरिएंटेड हैं वो इसको ना पढ़ें, चलेगा, क्योंकि वो बोर्ड और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो इजीली कर सकते हैं। यानी क्या आया? ये क्या है? y में रेट ऑफ चेंज, dx by dt क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट में रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। इन द सेम वे dy by dt, तो वेलोसिटी पॉजिटिव है अगर टाइम बढ़ने के साथ में डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है। अगर टाइम के साथ में डिस्प्लेस, ये ओरिजिन था, टाइम के साथ में अगर डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है तो वेलोसिटी क्या आएगी? पॉजिटिव। इधर में क्या? डेल्टा x तो पॉजिटिव है, देखो 1 2 3 4, लेकिन यहां था आउटपुट 10, यहां था 9, यहां था 8, यहां था 7, यहां था 6, यहां था 5, यहां था 4। समझ में आ रहा है? तो क्या हो गया? डेल्टा x पॉजिटिव बट डेल्टा y नेगेटिव। दैट मींस
dy बाई डी एक्स क्या? तो मैंने जितना समझाया ना उससे ज्यादा नहीं समझाऊंगा बच्चों, क्योंकि ये चीज आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में पढ़ोगे और ये किस तरीके से काम करती है, ये जो कॉन्सेप्ट है इन फाइंडिंग इंजेक्टिविटी ऑफ द फंक्शन, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कॉन्सेप्ट ये है कि इफ y as a function of x is increasing, then rate of change of y with respect to x is positive. If y equals to f of x is decreasing, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y इज, यानी x को बढ़ता हुआ लेते हैं हम लोग, y आपका घटता जाएगा। जैसे मान लो एक फंक्शन का ग्राफ है, अब फाइनल फिनिशिंग दे रहा हूं मैं इस टॉपिक को, तो देखो ये क्या है, इंक्रीजिंग, फिर यहां से डिक्रीजिंग, फिर यहां से इंक्रीजिंग, फिर डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, फिर यहां से इंक्रीजिंग, फिर यहां से डिक्रीजिंग, देखो ये बढ़ता हुआ है ना, फिर वापस से x बढ़ते हुए x को देखो y घटता जा रहा है, कहां तक डिक्रीजिंग, यहां तक, फिर ये इंक्रीजिंग। तो अगर हम किसी ग्राफ के लिए ऐसा पता लगा लें या किसी फंक्शन के, क्योंकि बच्चों सारा झगड़ा इसी बात का है कि अगर हमें फंक्शन दे दिया जाता है तो उसका ग्राफ बनाना इतना आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं। पहले तो आप सीधा ग्राफ को ही देख लेते हैं। तो ये जो मुसीबत है इससे हम कैसे निपट सकते हैं, इसीलिए तरह तरह के मेथड बताए गए। मेथड 1 ग्राफिकल मेथड, उसमें तो सीधा ग्राफ देखते थे। 2 आपने देखा एनसीईआरटी मेथड। 3 आप देख रहे हो अभी, आपको माथा पच्ची करनी पड़ रही है, मेहनत करनी पड़ रही है। आई अगेन रिपीट, वही बच्चे करें जिनको इंटरेस्ट आ रहा है, बाकी तो ड्रॉप द लेक्चर वहीं पर जो एनसीईआरटी ओरिएंटेड है और बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं। तो यहां आपने सीखा कि किसी फंक्शन, कोई फंक्शन कब इंक्रीजिंग होगा कब डिक्रीजिंग होगा, उसके लिए इस चीज का हम लोग सहारा लेते हैं। ओके, अब मैं जो पढ़ाने जा रहा था वो क्या है कि हाउ टू डील विद गुड क्वेश्चंस फ्रॉम दिस क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन टॉपिक। लेक्चर 9 में मैंने आपको कुछ 7 प्रॉब्लम दी थी, उन्हीं को मैं वापस से रीडिस्कस करूंगा, ठीक है। तो पहली प्रॉब्लम थी फंक्शन 0 to 3 to 1 to 29 f of x is equal to 2x cube minus 15x square plus 36x plus 1. Check its injectivity और subjectivity, यानी दोनों के दोनों बोझ आप पर डाल दिए गए हैं कि 1 1 और मेनी 1 का फैसला करो, ऑन टू और इनटू का फैसला करो। अब बच्चों सीधी सी बात है, देखो मैं यहां पर अगर आपको एनसीईआरटी मेथड से इसके 1 1 और मेनी 1 होने की चेक करूंगा तो टाइम लगेगा। तो वीडियो पोस्ट करके आप खुद इस बात को समझ लो कि क्यों एनसीईआरटी मेथड से हम फ्लोप हो जाएंगे। कर तो लोगे आप, लेकिन टाइम लगेगा और फ्लोप भी हो सकते हैं। तो चेक फॉर 1 1 मेनी 1, पहले इस झगड़े को खत्म करते हैं। मुझे पता है कि इसका ग्राफ मेरे पास नहीं है, एनसीईआरटी मेथड में लगाना नहीं चाहता, तो मुझे डिस्कस करना है कि कब ये फंक्शन कब इंक्रीजिंग होगा और कब डिक्रीजिंग होगा। तो ये y इन टर्म्स ऑफ x फील लेना। सारी लड़ाई इस बात की है कि मुझे डोमेन में 2 इनपुट ढूंढने हैं जिनके लिए सेम आउटपुट आ जाए, और हो सके तो इस क्वेश्चन को जब आप अच्छे से समझ लो, क्योंकि मैं मेथड 3 यूज करूंगा, डिफरेंशिएशन का यूज इसमें करूंगा, तो जब आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो इसके ग्राफ को जरूर देखना, जो कि आपको लेक्चर 9 में मिल जाएगा, या मैंने आपको मोबाइल एप्लीकेशन भी सजेस्ट किया था, उसमें एंटर कर देना, यू कैन सी इट्स फंक्शन, इट्स ग्राफ। तो y क्या है, y है 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1। ध्यान से समझना मैं क्या कर रहा हूं, dy बाई dx 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36, ये क्या है, dy बाई dx। ये फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग फॉर इंक्रीजिंग,
यानी मैं क्या ढूंढ रहा हूं, 0 से लेकर 3। ग्राफ तो मैं बना नहीं पा रहा हूं, लेकिन ग्राफ को देखने की कोशिश कर रहा हूं। तो जो एनसीईआरटी मेथड था वो कंप्लीट अलजेब्रिक मेथड था, उसमें ग्राफिकल पार्ट था ही नहीं। थर्ड मेथड में ग्राफिकल पार्ट छिपा हुआ है लेकिन मेथड की फॉर्म में, यानी आपको एक्चुअल में ग्राफ बनाना नहीं है डायरेक्टली, इनडायरेक्टली ग्राफ को फील करना है। तो 0 से 3 में कब उतार चढ़ाव है, मान लो 0 से 3 में ऐसा ग्राफ आया, तो आप ऐसे ग्राफ की शक्ल देख करके बताओ क्या ये फंक्शन मिनिमम हो सकता है? नहीं हो सकता। कैसे? कोई भी दो ऐसे एक्स नहीं है जिनके लिए सेम वाई हो। जो इंक्रीजिंग है लगातार, अगर ऐसा ग्राफ होता तो you cannot draw a line in this region so that it cuts the graph at two distinct points। लेकिन अगर ग्राफ ऐसा आया तो आप बोल दोगे कि फंक्शन मिनिमम है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली हम लोग ग्राफ इमेजिन करते हैं। तो अपने को पता करना है कि ये फंक्शन कहां इंक्रीजिंग और कहां डिक्रीजिंग है। तो फॉर इंक्रीजिंग dy by dx क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। सो 6x square minus 30x plus 36 is greater than 0। 6 कॉमन लिया, 6 से डिवाइड कर सकता हूं दोनों तरफ, पॉजिटिव नंबर है। इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। मेरा इंटरेस्ट किसमें है कि कहां पर इंक्रीजिंग है, कहां पर डिक्रीजिंग है इसका ग्राफ। इसको सॉल्व किया। फैक्टर्स x - 2 to x - 3। डायरेक्ट फैक्टर कैसे करते हैं मैंने वीडियो बनाया हुआ है। अब इस इक्वेशन को देखो, छोटी छोटी चीजें काम आ रही है ना। फंक्शन यहां, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इधर और इधर, इधर इंक्रीजिंग है, इधर इंक्रीजिंग और इधर डिक्रीजिंग है। इससे आपको क्या पता लगा बच्चों? यहां लिखने की टेंशन नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि हम लोग बियॉन्ड एनसीईआरटी हैं। सर हमें 1 सेकंड में पता लग गया, हमें ग्राफ देखना था 0 से 3 में, तो ये आपका 0 से 3, यहां कहीं 0 होगा। 0 से 3 में आपको ग्राफ देखना था, तो इसका मतलब 0 से 2 में क्या है? इंक्रीजिंग। 2 से 3 में क्या है? डिक्रीजिंग। ठीक है, अब इसके ग्राफ को हल्का सा हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो ये 0 और ये 3, 0 पर अब आप देखो कि जो फंक्शन, देखो आपको बिना ग्राफ बनाए भी इसको समझ सकते हो, यानी 0 से बड़ा 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 बड़ा, फिर 2 पे ये 0 से बड़ा, ये एक्स एक्सिस है, मैं ऐसे ही रफ एस्टिमेट ले रहा हूं, फिर 2 से 3 पर घटा 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 घटा, हो गया ना मिनिमम। यानी 2 ऐसे इनपुट हम लोग ढूंढ सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं बच्चों कि मैं इसका ग्राफ एकदम सही तरीके से बना रहा हूं, लेकिन बच्चों जो फंक्शन इंक्रीजिंग होकर के डिक्रीजिंग होगा तो मजबूरी में आराम से वो मिनिमम होगा ही होगा। जो इंक्रीजिंग होते होते डिक्रीजिंग हो रहा है, भले ही फिर यहां से इंक्रीजिंग हो जाए, अगर ग्राफ इंक्रीजिंग होते होते डिक्रीजिंग जरा सी देर के लिए भी हुआ तो हम एक लाइन अज्यूम कर सकते हैं। तो आगे ना 2 डिफरेंट एक्स, तो 0 से 3 में फंक्शन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग है। तो टिप ये है कि अगर गिवन इंटरवल में फंक्शन सिर्फ इंक्रीजिंग है तो टिप क्या है? टिप ये है कि इफ इन द गिवन इंटरवल फंक्शन इज इंक्रीजिंग थ्रू आउट द गिवन इंटरवल, तो फंक्शन विल बी 1 1। अगर ऐसा ग्राफ है इंक्रीजिंग बढ़ता हुआ, तो आप एक भी लाइन ऐसी इमेजिन नहीं कर सकते। डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यानी कि कहीं पर भी मतलब फंक्शन लगातार डिक्रीजिंग है गिवन इंटरवल में। 0 से 3 में अगर डिक्रीजिंग आता लगातार d, तो फंक्शन 1 1 होता। लेकिन अगर फंक्शन इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो जाए तो फंक्शन आपका मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से आपको ये तो समझ में आ गया कि फंक्शन इज, यानी क्या, सिंस फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बोथ, किसमें? इन डोमेन, फंक्शन का डोमेन है 0 to 3, दिस मीन्स फंक्शन इज मिनिमम। आपको ना ग्राफ की फील अगर नहीं आ रही तो इस टिप को आप काम में लो। टिप क्या है? तो 1 1 और मिनिमम चेक होगा ना। टिप ये है, वापस से रिपीट कर रहा हूं, कि डोमेन में अगर इंक्रीजिंग है तो 1 1, डिक्रीजिंग है तो 1 1, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों आ जाए तो क्या हो गया? मिनिमम। ठीक है, अब बात आती है, ये तो सर 1 1 और मिनिमम के लिए हमने चेक कर लिया, अब ना इसकी रेंज कैसे निकालनी। ठीक है, तो बच्चों ये चीज मेरे काम आएगी। ये जो फंक्शन था 2 और 3, तो इधर में इंक्रीजिंग था, इधर डिक्रीजिंग था, इधर इंक्रीजिंग था। ठीक है, अब ऑन टू इनटू का फैसला कैसे करूं, इसकी सब्जेक्टिविटी चेक करनी है। चेक फॉर
ऑन टू और इन टू, इसके लिए चेक करना है, रेंज निकालना है। आप एक बार इमेजिन करके देखो कि अगर फंक्शन ये है तो इससे y इज इक्वल टू दिस, इसकी रेंज मैं नहीं निकाल पाऊंगा, है ना। तो रेंज अगर नहीं निकाल पाऊंगा तो परेशान हो जाऊंगा, ठीक है। तो आप देखना कि अब मैं कैसे करूं, बियॉन्ड एनसीईआरटी है ना हम लोग, तो डिफरेंशिएशन यूज करके हम रेंज कैसे निकालते हैं, देखो। सिंस फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन -∞ to 2 यूनियन 3 to ∞, इस पॉइंट की टेंशन नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हो, एंड डिक्रीजिंग इन 2 to 3। तो एक बार ग्राफ प्रिडिक्ट करते हैं, तो ग्राफ प्रिडिक्ट करते हैं, और कोई सॉल्यूशन नहीं है ना बच्चों। आप ये सोचोगे सर कोई शॉर्टकट है क्या, तो अब इसके बारे में देखते हैं। तो यानी कि क्या था, 0 से 3 के बारे में सोचते हैं, 0 1 2 और 3। अब आपको ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाने के लिए ग्राफ की पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का तो पता करना ही करना है। जब अच्छे क्वेश्चंस आ जाएंगे, ध्यान से सुनना, जब अच्छे क्वेश्चन आ जाएंगे तब 1 1 मेनी 1 का फैसला पहले करना। तो देखो आपको ये पता लग गया कि 0 से 2 तक इंक्रीजिंग है और 2 से 3 तक डिक्रीजिंग है ना। तो 0 पर आउटपुट क्या आएगा, ये टेबल बनेगा। अगर x 0 है तो y क्या आएगा, y आएगा 1। तो 0 पर 1 2 3 4 5 ये 1। अब 0 से 2 तक इंक्रीजिंग है ना, तो बच्चों जो ग्राफ बढ़ता हुआ है तो आप सीधा 2 पे आउटपुट ले लो। तो फंक्शन ऑफ 2 क्या आएगा, 2 रखूंगा तो 2 क्यूब 8 2 16, 2 स्क्वायर 4 15 60, 36 into 2 72 plus 1, 72 minus 16 12 plus 16 28 29। तो 2 पर 29, ये 29 कहीं हो, अभी इंक्रीजिंग है, डिक्रीज होगा तो 29 बच्चों, मतलब आप देखना ये क्या था 1, तो 1 से 29 पूरा कवर हुआ कि नहीं हुआ, फिर ये ऐसे पलटी मारेगा क्योंकि 2 से 3 क्या है डिक्रीजिंग, 3 पर क्या है आउटपुट, 3 पर निकाल लो, कहीं ना कहीं अटक जाएगा, जैसे मान लो यहां अटक गया। तो अब आप ना 1 से 3 में 0 से 3 में ग्राफ को देखो, मैक्सिमम कहां तक गया 29 तक, ये कितना है पूरा 29। 2 पर मैक्सिमम होगा, इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग, थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट समझने की कोशिश करना। तो क्या हो गया 1 से लेकर 29 तक की सारी वैल्यूज कवर हुई कि नहीं हुई, और हमें कहां देखना था, तो इसकी रेंज इक्वल टू कोडोमेन है कि नहीं, रेंज इक्वल टू कोडोमेन, इसका मतलब फंक्शन इज ऑन टू। तो फंक्शन हो गया, देखो ये ऐसे मैनी 1 ऑन टू। जबकि इसका ग्राफ आप देखोगे ना तो अलग तरीके का आएगा, लेकिन हमने जो इस तरीके से ग्राफ बनाया, क्योंकि बच्चों अभी हम चीटिंग नहीं कर सकते, हम लोग रफ या अप्रोक्सीमेट स्केच ही बना सकते हैं। तो यानी कि ग्राफ बनाना आपको सीखना पड़ेगा, अंदाजन ग्राफ यानी कि अप्रोक्सीमेट स्केच, एग्जैक्ट ग्राफ नहीं। वो कैसे आएगा, 2 चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का पता लगाना पड़ेगा, और पॉइंट्स की मदद के थ्रू आप ऐसा कर सकते हो। आप और भी क्वेश्चन ऐसे करोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, तो उस समय इतनी मेहनत नहीं हुई थी क्योंकि सीधा ग्राफ देखना था। अभी अगले क्वेश्चन को पकड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फंक्शन आपका डिफाइंड है 0 to infinity से 0 to infinity में फंक्शन है f of x is equal to x upon 1 plus x। इसके लिए हमें चेक करना है कि फंक्शन 1 1 मेनी 1 में से क्या है, ऑन टू इनटू में से क्या है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्लासिफाई करना है वेदर द फंक्शन इज 1 1 और मेनी 1। तो देखो इसकी शक्ल बता रही थी सर, ये तो डायरेक्टली हो जाएगा। जो तरीके हम एनसीईआरटी बेस्ड या एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चंस में लगाते थे, कैसे x1 x2 आप लोगे, x1 x2 बिलोंग्स टू 0 to infinity, फंक्शन ऑफ x1 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2। तो इक्वेशन विल बी x1 upon 1 plus x1
इज इक्वल टू x2 अपॉन 1 प्लस x2, 1 प्लस सॉरी x1 इंटू 1 x1, x1 x2, इधर क्या आएगा x2 प्लस x1 x2, कैंसिल आउट, देयर इज ओनली वन रिलेशन, इट स्टेट्स दैट फंक्शन कैन नेवर बी मेनी वन, तो इट इज 1 1। डोमेन देखने की जरूरत ही नहीं है, आर में भी होता ना तब भी 1 1 ही होता। रीजन यू कैन अंडरस्टैंड कि केवल एक ही रिलेशन मिल रहा है x1 और x2 के बीच में, जो कि हमें नहीं चाहिए। ये रिलेशन से पता लगता है कि अगर सिर्फ यही रिलेशन मिले, x1 और x2 के बीच में दूसरा रिलेशन नहीं मिले, इसका मतलब वी कैन नॉट फाइंड टू डिफरेंट x1 x2 फॉर विच दे आर हैविंग सेम आउटपुट इन कोडोन। ये हो गया 1। अब रेंज, इसके रेंज भी आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, तो 1 1 तो हो गया। रेंज कैसे निकालोगे? रेंज निकालेंगे y इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस x, y प्लस xy इज इक्वल टू, तो जो पहले वाला क्वेश्चन था वो IIT 2000 मैंने लिखा नहीं है, वो जो आया था, मतलब ये सब ना प्रीवियस ईयर जेईई मेन और एडवांस के क्वेश्चन है। मेरे पास ईयर तो नहीं है पर सारे के सारे क्वेश्चन, वो जो लेक्चर 9 है ना, वो जो उसमें आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया, इसके रेंज निकाल रहा हूं क्योंकि साफ साफ पता लग रहा है कि इसकी रेंज इजीली निकाल सकता हूं, लीनियर बाय लीनियर। x, आई एम हाईली इंटरेस्टेड इन x, so y is equal to x minus xy, x into 1 minus y, y, so 1 minus y is x is equal to y upon 1 minus y। तो रेंज क्या आया? y not equal to 1, तो रेंज आ जाएगा। अब बच्चों आप देखो, y 1 नहीं होना चाहिए सर, 1 तो इसमें है, तो 1 छूट जा रहा है, यानी कि फंक्शन का आउटपुट 1 आएगा ही नहीं, और 1 जबकि पड़ा हुआ है, 1 किसी से रिलेट नहीं होगा, इसका मतलब हो गया फंक्शन इनटू, क्योंकि रेंज आ रही है 0 टू इंफिनिटी की अगर बात करें, या आप ये भी बोल सकते हो, देखो R टू R में होता है तो रेंज यहीं पर डिक्लेयर कर देते हैं। अब हमें x के हिसाब से y को डिफाइन करना है, सिंस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हमें y पर इक्वेशन या कंडीशन लगाना है, सो दैट we can get all the values of y, माइनस से मल्टीप्लाई किया, इट विल बी लाइक दिस 0 1। रेंज क्या आई सर? ये ऐसा आ जाएगा, 1 शामिल नहीं होगा। रेंज आई, छोटा है ना, छोटा मतलब छोटा। देखो ये वाला पार्ट अगर आपको सीखना है कि डायरेक्टली मैं कैसे कर रहा हूं, तो आपको प्रीवियस लेक्चर्स देखने पड़ेंगे फंक्शन के डोमेन और रेंज वाले। आई थिंक लेक्चर 2 या लेक्चर 1 में ये सब था। मैंने आपको वहां बोला था कि डायरेक्टली करना आपको आना चाहिए। रेंज क्या है? 0 to 1, और कोडोमेन क्या है? 0 to इंफिनिटी। तो फंक्शन क्या हो गया? यानी बच्चों इट इज नॉट इक्वल टू 0 to इंफिनिटी, दिस इंप्लाइज फंक्शन इज इनफिनिट। इस क्वेश्चन में मैं कहीं पर भी कोई एक्स्ट्रा नेतागिरी नहीं करनी पड़ी, ग्राफ बनाने का नहीं सोचना पड़ा, अच्छे मेथड्स, तो यानी कि कुछ क्वेश्चंस, ये भी आईआईटी में आया हुआ है, तो कुछ क्वेश्चंस इजीली हो जाते हैं एनसीईआरटी मेथड से या फिर इजी मेथड से, और कुछ क्वेश्चन में हमें मेथड 3 को लगाना पड़ता है। अब जैसे इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, कि मेथड 3 से कैसे करूं, तो क्वेश्चन क्या था? 0 to इंफिनिटी से 0 to इंफिनिटी फंक्शन ऑफ x अपॉन 1 प्लस x, तो y अपॉन x अपॉन 1 प्लस x। हमें ये देखना है कि 0 से इंफिनिटी में जो ट्रिक हम लोग पढ़े हैं, फंक्शन या तो लगातार इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो गया मतलब बात खत्म मतलब अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों हो रहा है गिवन डोमेन में, तो फंक्शन मैनी वन, और अगर इंक्रीजिंग है तो 1 1, डिक्रीजिंग है तो भी 1 1। तो आपको क्या ढूंढना है कि dy बाई dx, यहां पर एक छोटी सी चीज है जो कि मैं आप लोगों से छिपा रहा हूं, डिफरेंशिएशन। मैं ये मान के चल रहा हूं कि कुछ बच्चों को 11th में पढ़ लिए होंगे, ठीक है। फर्स्ट बाय सेकंड का डिफरेंशिएशन, इसका स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर को आगे रखा, इसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x का 1। तो इसीलिए मैंने बोला था कि जिनको थोड़ा बहुत भी डिफरेंशिएशन आता है वो ही इस चीज को समझे, बाकी ना समझे। तो क्या आया? 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस, तो बच्चों ये आया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। dy बाई dx की शक्ल बता रही है, ध्यान से देखो कि हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, मींस dy बाई dx हमेशा पॉजिटिव है। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव, यानी फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग।
अब जो ऑलवेज इंक्रीजिंग है तो वो डजंट मैटर की डोमेन क्या है, क्योंकि dy बाई dx याद है कि किसी में भी कहां पर भी कहीं पर भी डिफाइन कर दे, इसका डोमेन है r-1, इसमें भी अगर कर देना तब भी ये हमेशा इंक्रीजिंग है। इसका मतलब अगर हमेशा इंक्रीजिंग है तो फंक्शन इज 1 1, हमेशा डिक्रीजिंग है इसका मतलब फंक्शन, अगर डोमेन में हमेशा इंक्रीजिंग है तो 1 1, डोमेन में हमेशा डिक्रीजिंग है तो 1 1, अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है तो फंक्शन मिनिमल। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। और ऑन टू इंटू के लिए तो पहली प्रायोरिटी तो यही है कि बच्चों रेंज निकालो, अगर रेंज नहीं निकाल पाओ तो फिर कुछ जुगाड़ करो या मेथड, मतलब ग्राफ को इमेजिन करो, तब जाकर के बात बनेगी रेंज को डोमेन कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है रेंज के थ्रू, ये सब आपको ढूंढना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है जो मैंने करवाया था, थर्ड क्वेश्चन, फंक्शन r2r f of x is equal to 2x plus sin x। वीडियो पोस्ट करके इमेजिन करना कि x1 x2 वाली अप्रोच से आपके बस में नहीं आएगा ये क्वेश्चन, यू कैन नॉट स्टेट इट्स इंजेक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ एनसीईआरटी मेथड या बाय यूजिंग एनसीईआरटी मेथड। वीडियो पोस्ट करके कर लेना मैंने, अब मैं सीधा इसका इंजेक्टिविटी चेक कर रहा हूं। तो मैंने यार y क्या है 2x plus sin x, करना क्या होता है सर, dy बाई dx अगर पॉजिटिव नेगेटिव यानी ग्रेटर देन 0 लेसर देन 0 होता हो डोमेन में तो मिनिमल। dy बाई dx क्या आया 2 plus sin x। ठीक है, इसकी शक्ल बता रही है कि इसकी दम जो है वो -1 से 1 होती है। अब अगर आप इंक्रीजिंग के लिए चेक करोगे तो 2 प्लस यानी 4 इंक्रीजिंग। क्या कर रहा हूं मैं पता लगा रहा हूं कि गिवन इनपुट्स के लिए फंक्शन कहां इंक्रीजिंग है और कहां डिक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग के लिए मैंने क्या किया, dy बाई dx ग्रेटर देन 0, 2 प्लस sin x ग्रेटर देन 0, sin x ग्रेटर देन -2 जो कि हमेशा होता है, ऑलवेज ट्रू फॉर x बिलोंग्स टू r। दुनिया का कोई भी x हो sin x हमेशा -1 से बड़ा ही होता है, यानी -2 से बड़ा होगा। मींस गिवन फंक्शन is always increasing in its domain. This implies function is 1 1। x1 x2 से तो आप कर ही नहीं पाओगे, हो गया 1 1। अब जो फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब 0 पर आउटपुट 0, इधर इंक्रीजिंग इधर भी इंक्रीजिंग ऐसे आया होगा। ध्यान से समझो, 0 पर एक कोई पॉइंट ढूंढ लिया, आगे x के लिए आउटपुट बढ़ते हुए होने चाहिए, इधर के लिए घटते हुए होने चाहिए, यानी कि इधर x यहां से देखूंगा कैसे आएगा, यानी क्या हो गया इनटू, कैसे पूरे r कवर हो रही है कि नहीं हो रहा है। यहां पर आपको डाउट आएगा, आने दो, ये जो प्रेडिक्शन आप करते हो ना बच्चों, दिस इज द स्मार्टनेस जो कि मेरे पढ़ाने से नहीं आएगी, आपके विचारने से आएगी, आपके चिंतन से आएगी। आप जब कॉन्टेम्पलेट करोगे तब आएगी। मुद्दे की बात यह है कि आपको ग्राफ नहीं आता फिर भी ग्राफ इमेजिन करना है, उसके लिए जुगाड़ ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का नाटक। एक फंक्शन जो लगातार इंक्रीजिंग है इन इट्स होल डोमेन, तो 0 पर अगर 0 है वैल्यू, फंक्शन ऑफ 0 अगर 0 है तो आप फंक्शन ऑफ पाई निकाल लो, माइनस पाई निकाल लो, आपको अंदाजा हो जाएगा कि अगर फंक्शन ऐसा आ रहा है तो ऐसा ही आएगा। मतलब इस फंक्शन में वो सारे पॉइंट हैं जो सारे y को कवर करेंगे। इसकी रेंज क्या आ गई, रेंज आ गई इसकी r। तो ये फंक्शन क्या हो गया ऑन टू। आया समझ में? और ज्यादा फील लेनी है तो इस फंक्शन का ग्राफ आपको मैंने लेक्चर 10 में भी बताया था, आप अभी भी देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ऑन टू है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया था वो ये था, यानी वही ऑन टू इंटू मैनी 1 1 आपको चेक करना है। फंक्शन -π/2 to π/2 2 r f of x is equal to log sec x plus tan x का होल क्यूब। देखो शक्ल कितनी डरावनी है इसकी, है ना। x1 x2 से हम लोग डर रहे हैं कि होगा कि नहीं होगा, तो यही तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जब x1 x2 से ना हो तब हम कैसे लड़ाई लड़े, कैसे कमेंट करें कि फंक्शन 1 1 है कि मैनी 1 है।
तो y क्या है? y है log sec x प्लस tan x होल क्यूब dy बाई dx। फिर पता लगाऊंगा कहां पॉजिटिव है कहां नेगेटिव है। तो देखो डिफरेंशिएशन वाली चीज को मैं बार बार हाइड कर दे रहा हूं, मतलब मैं आपको आपके दर्द को समझना ही नहीं चाहता हूं डिफरेंशिएशन को। क्यों? क्योंकि बच्चों अगर अभी डिफरेंशिएशन सिखाने बैठ गया तो दिक्कत आ जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, मैं आपको बच्चों फोर्स नहीं कर रहा हूं कि पता होना चाहिए डिफरेंशिएशन। 12th में है डिफरेंशिएशन, आराम से पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। इट इज लाइक x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x यानी log sec x प्लस tan x होल स्क्वायर। फिर dy dx किसका करेंगे? log sec x प्लस tan x। 3 log sec x प्लस tan x होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन log का 1/, वही समझे जिसको डिफरेंशिएशन में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट हो। sec x का sec x tan x का sec स्क्वायर x। 3 log sec x प्लस tan x होल स्क्वायर। ये भी आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आईआईटी में आए हुए हैं, मुझे ये याद नहीं है। यहां से लिया कॉमन sec x प्लस tan x, ये कैंसिल हो गया। तो dy बाई dx क्या आया? 3 log sec x प्लस tan x होल स्क्वायर इंटू sec x। ठीक है, अब फॉर इंक्रीजिंग dy बाई dx, ठीक है, dy बाई dx है ग्रेटर देन 0 करना है। तो बच्चों 3 log समथिंग होल स्क्वायर इंटू sec x ग्रेटर देन 0। तो ये पूरा का पूरा पॉजिटिव है, यानी कि sec x क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए। पॉजिटिव इंटू समथिंग ग्रेटर देन 0 मतलब समथिंग की रेस्पॉन्सिबिलिटी की वो 0 से बड़ी हो। तो sec x यहां भी पॉजिटिव यहां भी पॉजिटिव। तो बच्चों गिवन डोमेन -π/2 से π/2 तो है। इट इज ऑलवेज ट्रू, इट इज ऑलवेज ट्रू फॉर x बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। इसका मतलब गिवन डोमेन में फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन डोमेन, always increasing. That means function is क्या 1 1। अगर डोमेन में ऑलवेज इंक्रीजिंग या ऑलवेज डिक्रीजिंग है, दोनों में से कोई एक स्ट्रिक्टली हो तो वो 1 1 होता है। और अगर 1 1 भी हो, कभी कभी 1 1 हो डोमेन में, कभी इंक्रीजिंग हो कभी डिक्रीजिंग हो, तो ऐसे फंक्शन क्या कहलाते हैं? वेरिएबल कहलाते हैं। फैसला हो गया। रेंज की बात करें, अब देखो शक्ल से इसकी कैसा लग रहा है कि अब जो फंक्शन 1 1 है, तो बच्चों हम लोग क्या कोशिश करेंगे? अब यहां पर थोड़ा और डिफिकल्ट होता जा रहा है। 1 1 तो है, अब आप क्या करोगे? 0 पर आउटपुट निकालोगे। तो sec 0 1 tan 0 मतलब log 1 0। जब आप निकालोगे तो आपको पता लगेगा कि ऐसा ग्राफ आएगा इसका। यहां पर मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूं क्योंकि π/2 और -π/2, अब π/4 पर निकालना इंक्रीजिंग आएगा। आपको पता है कि पूरा इंक्रीजिंग है, तो ये वाला एक पॉइंट ले लिया, फिर π/4 पर देखो क्या आएगा, निकालना ऐसा कुछ आएगा, तो आपको पता लग जाएगा अगर इंक्रीजिंग है तो ऐसा बढ़ता हुआ आएगा, इधर भी ऐसा बढ़ता हुआ आएगा। तो यानी क्या हो गया? सारे आर कवर हो गए। यहां पर थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, इसका ग्राफ प्रिडिक्ट करना केवल 2-3 पॉइंट्स के दम पर ही आप प्रिडिक्ट कर लोगे। 0 रखना, π/4 रखना, -π/4 रखना, फिर ये इस तरीके से, चूंकि इंक्रीजिंग है तो कहां जाएगा? आगे जाना ही जाना है, इधर आगे जाना ही जाना है, यानी कि सब कवर हो गया। आया समझ में? तो इस तरीके से हम लोग अच्छे क्वेश्चंस को हैंडल करते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था बच्चों कि हम लोग बियॉन्ड एनसीईआरटी हैं, आपको बहुत ज्यादा चिंतन करना पड़ेगा, और इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को जो कि पूछा जाता है अच्छे लेवल के एग्जाम्स में, तो अच्छे क्वेश्चंस को कैसे डील करना है ये हम लोग सीख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है फंक्शन r2 minus half to half f of x is equal to x upon x square plus 1।
ठीक है, रैशनल फंक्शन है, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। तो 1 1 चेक करना है, 1 1 मेनी 1, फिर ऑन टू इंटू के लिए चेक करना है। इसको मैं एनसीईआरटी मेथड से भी कर सकता हूं, तो एनसीईआरटी मेथड को पकड़ा। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ x1 डोमेन R है, R में दो इनपुट लिए, x1 अपॉन x1 स्क्वायर प्लस 1, x2 अपॉन x2 स्क्वायर प्लस 1, x1 x2 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर। इक्वेशन को सॉल्व किया, x1 x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर x2 प्लस x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। x1 x2 कॉमन लिया, x2 माइनस x1, और यहां पर माइनस कॉमन लिया तो x2 माइनस x1, फिर कॉमन लिया x2 माइनस x1, तो आया x1 x2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये तो हम कभी कंसीडर करते ही नहीं है। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो या तो ये 0 हो, जो कि हम कंसीडर करते ही नहीं है क्योंकि x1 नॉट इक्वल टू x2, तो x1 x2 क्या होना चाहिए 1। तो डोमेन में ऐसे दो नंबर सोचने तो सोच लो 3 into 1/3, यानी 3 और 1/3 के लिए आउटपुट सेम आएगा। यकीन ना हो तो चेक करके देख लो। देखो 3 के लिए क्या आएगा, 3 अपॉन 1/9 प्लस 1, 1/3 के लिए 1/3 अपॉन 9 प्लस 1, चेक करके देखो। 10 ऊपर गया 27, एक सेकंड, हाँ, और इधर क्या आएगा 1/3 रखा, सॉरी इधर 3 रखा था, गलती हो गया। फंक्शन ऑफ 3 क्या आएगा 9 अपॉन 10, फंक्शन ऑफ 1/3 क्या आएगा 1/3 अपॉन 1/9 प्लस 1, दैट इज 1/3 10/9, यानी क्या वापस से 3 रखा ना, 1/3 रखा, तो 1/3 का स्क्वायर 1/9 प्लस 1, ये 9 यहां हो जाएगा। तो क्या आया, ये देखो मैंने फंक्शन ऑफ 3 फिर गलत कर दिया, 3 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 1 10, और ये क्या आया 3/10 आया ना, तो यानी आउटपुट आया 3/10। पता लग गया इस रिलेशन से, यानी कि हाँ हमारे पास दो डिफरेंट एक्स हैं जिनके लिए सेम फंक्शन इज मिनिमम। तो ऐसा नहीं कि x1 x2 वाली अप्रोच बेकार है, बहुत अच्छी अप्रोच है, लेकिन कभी कभी फेल हो जाती है। अब अगर इसको आप कैसे करो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले कॉन्सेप्ट से करो तो आप इजीली कर सकते हो। देखो कैसे, y है x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, चेक के आप इस अप्रोच में आपको करना क्या होता है, अगर डोमेन में इंक्रीजिंग है तो 1 1, लगातार डिक्रीजिंग है, हमेशा डिक्रीजिंग है तो 1 1, कभी इंक्रीजिंग कभी डिक्रीजिंग है तो मिनिमम। dy बाय dx, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स का 1 माइनस एक्स इंटू 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 1, सो इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। फॉर इंक्रीजिंग क्या करूंगा, dy बाय dx ग्रेटर देन 0, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव है टकरा जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव क्वांटिटी ना, स्क्वायर होल स्क्वायर क्वांटिटी, दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन करके इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 लेसर देन 0, माइनस 1 से 1 क्या है, इंक्रीजिंग है, इसका सॉल्यूशन तो ये है, तो इधर क्या होगा, डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग, अटक गए। आर में कभी डिक्रीजिंग कभी इंक्रीजिंग कभी डिक्रीजिंग, तो क्या है मिनिमम। ऑन टू इंटू का फैसला, रेंज निकालो, इसकी रेंज तो आप निकाल ही सकते हो, आप तो क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक की रेंज निकाल सकते हो। रेंज कैसे निकालोगे, रेंज y है x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर y प्लस y इज इक्वल टू x, गेट x इन टर्म्स ऑफ y, एक्स स्क्वायर y माइनस x प्लस y इक्वल्स टू 0। x में क्वाड्रेटिक है, खूब किया ना हमने ऐसा, इसकी रेंज निकाल रहे हैं, x इसमें छिपा हुआ है, x इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है, यानी इसके रूट रियल कब होंगे, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर एक्स का कोएफिशिएंट 4ac ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू भी चलेगा, यानी 1 माइनस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 2y माइनस 1 इंटू 2y प्लस 1
लेसर देन इक्वल टू 0, 4y² माइनस 1 लेसर देन इक्वल टू 0, तो क्या आ गया y माइनस हाफ टू हाफ, रेंज इक्वल टू कोडोमेन, सो फंक्शन इज ऑन टू। तो क्या हो गया मैनी वन ऑन टू। तो इस पर कमेंट आया था जो हमने लेक्चर 9 में पढ़ा था, मैनी वन ऑन टू। आपको पता है बच्चों मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूं, आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? जो हमने ग्राफिकल मेथड से जो क्वेश्चंस किए थे उन्हीं को मैं आपको करके दिखा रहा हूं कि हम लोग पेन पेपर पर कैसे करते हैं और ग्राफ को देख करके कैसे करते हैं। जब हम इन मेथड से नहीं कर पाते हैं या एल्जेब्रिकली सिर्फ पेन और नोटबुक यूज करके नहीं कर पाते हैं, तब हम ग्राफ के बारे में सोचते हैं। ये तो सिर्फ कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन कर रहे थे, तो इसमें बिना ग्राफ के भी हम लोगों ने पता लगा लिया क्योंकि रेंज निकालना आसान था और इधर हमने कॉन्सेप्ट पकड़ा हुआ है। तो मैं एक लास्ट क्वेश्चन और बताता हूं, उसके बाद में मुझे आपका रेस्पॉन्स चाहिए होगा। आप कमेंट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हो कि सर हाँ वी हैव गॉट दैट हाउ टू चेक वेदर फंक्शन इज 1 1 और नहीं। एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं। फंक्शन r to r fx is equal to mod of x minus 1 upon mod of x plus 1, r to r 1 और मैनी वन के लिए चेक करना है, ठीक है। देखो यहां पर मैं सबसे पहले चेक इंजेक्टिविटी, डिफरेंशिएशन करने से इसलिए पीछे हट रहा हूं क्योंकि मोड को डिफाइन करना पड़ेगा। मतलब क्या, जब तक मोड नहीं हटेगा तब तक डिफरेंशिएशन नहीं कर पाऊंगा। तो मैं x1 x2 से कर देता हूं। तो x1 x2 लेट बिलोंग्स टू r, फंक्शन ऑफ x1 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2। तो मॉड ऑफ x1 माइनस 1, मॉड ऑफ x1 प्लस 1, मॉड ऑफ x2 माइनस 1, मॉड ऑफ x2 प्लस 1 मल्टीप्लाई किया, mod of x1 mod of x2 plus mod of x1 minus mod of x2 minus 1, mod of x1 mod of x2 minus mod of x1 plus mod of x2 minus 1, minus 1 से minus 1 कटा, mod of x1 x2 mod of x1 x2, 2 mod of x1 is equal to 2 mod of x2, mod of x1 is equal to mod of x2। this shows that क्या बच्चों हमेशा ना मेथड ओरिएंटेड मत रहा करो। आपका टारगेट क्या था कि सिर्फ दो डिफरेंट एक्स ढूंढने हैं जिनके लिए आउटपुट सेम है, तो ढूंढ तो लिए। देखो ये कब का पॉसिबल है, इसका सॉल्यूशन ये आया। इसका मतलब मॉड ऑफ 1 इज आल्सो इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस 1, यानी x1 अगर 1 है तो x2 को क्या ले लूं माइनस 1, आउटपुट सेम आ जाएगा। x2 अगर 2 है तो x1 अगर 2 है तो x2 क्या ले लूं माइनस 2, क्योंकि 2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस 2। तो 2 और माइनस 2 पर तो आप देख लो 2 और माइनस 2 पर आउटपुट क्या आएगा, 2 पर क्या आएगा 2 का मॉड 2 माइनस 1 1/3, माइनस 2 का मॉड 2 माइनस 1 1/3, सेम आउटपुट हो गया ना मैनी वन। तो फंक्शन इज मैनी वन। तो जरूरी नहीं है हमेशा डिफरेंशिएशन करना पड़े। x1 x2 वाला कब काम करता है, जब एल्जेब्रिक टाइप का फंक्शन है, सिर्फ x हो, साइन नहीं हो, लोग नहीं हो, या धीरे धीरे सीखोगे प्रैक्टिस करते करते, डाउट पूछते पूछते। अब रेंज कैसे निकालें, ठीक है, रेंज में निकालते हैं। रेंज का अलग ही फंडा है क्योंकि ऑन टू इनटू पर भी तो कमेंट करना है ना, तो ऑन टू इनटू पर कमेंट कैसे करेंगे। ओके, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 अपॉन मॉड ऑफ x प्लस 1, गेट x इन टर्म्स ऑफ y। तो राइट नाउ मैं x इन टर्म्स ऑफ y तो नहीं, बट मॉड ऑफ, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, तो मॉड ऑफ x इंटू वाई प्लस वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1। मुझे मॉड ऑफ x चाहिए क्योंकि x इन टर्म्स ऑफ y, तो y माइनस 1 ये इधर आया, ये आया माइनस वाई माइनस 1, तो मॉड ऑफ x इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस 1 अपॉन वाई माइनस 1। मुझे पता है गिवन डोमेन के लिए ये हमेशा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r ये हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है। तो y के एक्सप्रेशन पर रेस्ट्रिक्शन लगाना ही रेंज का फंडा होता है। हर चीज का एक फंडा होता है बच्चों। रेंज निकालने का फंडा क्या, सर y का जो एक्सप्रेशन आता है ना उस पर क्या लगा दो, कंडीशन लगा दो x के हिसाब से, तो डोमेन के हिसाब से कंडीशन लगा दो। सर अगर x कोई भी इनपुट है तो ये क्या है 0 या 0 से बड़ा, तो लग गई कंडीशन। अब माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 लेसर देन इक्वल टू 0। ये माइनस 1 पर, ये 1 पर, छोटा मतलब छोटा, ये रेंज आ गई।
1 शामिल नहीं होगा, -1 शामिल हो जाएगा, तो रेंज क्या आई -1 से कोडोमेन क्या है निपट गया। सिंस रेंज इज नॉट इक्वल टू -infinity to infinity, दिस मीन फंक्शन इज इनटू। आया समझ में? फंक्शन 1 1 और मैनी 1 के बेसिस पर हमने क्या कहा था मैनी 1, तो ये फंक्शन क्या हो गया मैनी 1 और। तो बच्चों आपने जो इस लेक्चर में सीखा उसमें आपने कंप्लीट नॉलेज आप ले चुके हो। एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चंस, किन क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं जिनमें हमें 1 1 मैनी 1 ऑन टू और इनटू यानी कि बाइजेक्टिविटी को लेकर के जब भी डिस्कशन हो, तो अब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को इजीली पेल सकते हैं, बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस को इजीली पेल सकते हैं, और किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन हो उसको भी हम पेल सकते हैं। वी नो ऑल द मेथड्स ऑफ डीलिंग या फॉर डीलिंग प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड टू इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी। लेक्चर थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको डिफिकल्ट लगेगा, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछते रहना, और ये कोई 1-1.5 घंटे में आपसे नहीं हो पाएगा कवर। गिव इट आप इसको 2 आवर्स 3 आवर्स भी आप दे सकते हैं, गिव इट मोर टाइम, जितना आप दे सकते हैं आराम से समझें, पूछें। दिस लेक्चर कंप्लीटली एक्सप्लेन्स हाउ कैन वी चेक इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी ऑफ द फंक्शन। अगर फंक्शन इंजेक्टिव भी है सब्जेक्टिव भी तो बाइजेक्टिव होता है। ये आप समझोगे तभी आप नेक्स्ट टॉपिक इनवर्स ऑफ द फंक्शन समझ पाओगे। दैट विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ द फंक्शन। तो बहुत ध्यान से समझना, कोचिंग से मटेरियल आप इश्यू कर लेना, और प्रीवियस ईयर जेईई मेन, जेईई एडवांस, प्रीवियस ईयर बोर्ड, मैं आपको सिस्टमेटिक तरीके से होमवर्क भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा कैसे करना है। सबसे पहले एनसीईआरटी कवर करना है, फिर प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चन कवर करने हैं, फिर कोचिंग का क्वेश्चन बैंक कवर करना है, फिर प्रीवियस ईयर जेईई मेन, जेईई एडवांस, कोचिंग के शीट, ये सब आपको करना है। तो अभी आपको और भी होमवर्क करना है क्योंकि अभी एक और टॉपिक बचा हुआ है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। बच्चों मुझे बहुत उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से मैंने पढ़ाया है, क्योंकि मैंने आपको 6-7 क्वेश्चन को एनसीईआरटी के मेथड से भी सॉल्व करके सिखाया है, उनकी रेंज निकालना सिखाया है, और ग्राफ नहीं जानते हुए भी ग्राफ को इमेजिन करके यानी यूजिंग डिफरेंशिएशन ये भी सिखाया है। बहुत ध्यान से समझना। सो आज के लिए इतना ही काफी है। बाय बाय एवरीवन।